नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिकी, जिसमें चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। इस वीडियो में हम दर्पण, समतल दर्पण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिली तो वास्तविक प्रतिबिंब। इसमें क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नंबर इसमें पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। ये हमेशा उल्टा बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लड़का है इस तरह से, तो ये बनेगा उल्टा, इसका इस तरह से बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, ये हमेशा इसका उल्टा बनेगा। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। अगर वस्तु इस तरह से अगर सीधा है तो ये सीधा ही बनेगा हमेशा, ये उल्टा नहीं होगा। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, इस तरह से हम पर्दा लगाएंगे तो वो पर्दे पर हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो आप पर्दा नहीं लगा सकते और पर्दा पर कभी प्राप्त होगा भी नहीं। अब हम लोग यहीं से पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश के किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी सतह पर आई, टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट गई, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसी चिकनी या पॉलिश वाली सतह, कोई भी आप चीज ले लीजिए जिसका सतह चिकना हो और पॉलिश किया हुआ हो, जो प्रकाश को परावर्तित करके एक छवि बनाती है, प्रकाश को परावर्तित कर दे और एक छवि बना दे, उसे हम कहते हैं दर्पण कहते हैं, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। एक बार फिर समझ लेते हैं कि दर्पण क्या है। जैसे आपके घर में कहीं पेंट किया हुआ चीज होगा तो आप उसमें भी देखते हैं, गौर किए होंगे कि उसमें भी छवि बन रहा है, तो वो एक पॉलिश है, चिकना चीज है और उसमें पेंट किया हुआ है तो छवि बनाता है, लेकिन वो क्लियर साफ नहीं होता है। जबकि शीशे में हम लोग बिल्कुल साफ देखते हैं। तो शीशा का वजह क्या है कि शीशा जब हम लोग बनाते हैं, कांच लेते हैं, कांच, और कांच के ऊपर चांदी की कलई कर देते हैं। चांदी की कलई करने से वह बिल्कुल क्या होता है कि सरफेस उसका चिकना हो जाता है, प्रकाश को परावर्तित करने लगता है, और चांदी की कलई को हम लोग विज्ञान की भाषा में रजतीत कहते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। कक्षा 10 में जो परवलय दर्पण है इसको नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का बस केवल ये पढ़ना है, गाड़ी की हेडलाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से हम लोग को परावर्तन पढ़ना है। फिर भी इसके बारे में हम लोग कुछ ना कुछ इसको देखते चलेंगे, और समतल दर्पण को अच्छे समझेंगे, फिर गोलीय दर्पण समझेंगे और फिर परवलय दर्पण समझेंगे, और इसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे। फिर तो सबसे पहला नंबर हमारा पॉइंट आता है कि समतल दर्पण। देखिए, समतल दर्पण हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण आखिर बनता कैसे है, किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कांच की प्लेट लेनी है, वो भी समतल होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, वक्र नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल समतल होना चाहिए। पहले हम कांच की प्लेट ले लेंगे। हम कांच की प्लेट लेने के बाद उसकी एक सतह पर, चाहे कोई भी सतह, दोनों तरफ सतह होता है, वो कोई सतह पर आपको एक तरफ क्या करना है, चांदी की कलई कर देना है, चांदी का पानी चढ़ा देना है। चांदी की कलई चढ़ा दीजिएगा, उसको हम लोग विज्ञान के भाषा में रजतीत कहते हैं। चांदी की कलई चढ़ा देंगे, और कलई चढ़ाने के बाद उस पर एक गहरे रंग की पेंट कर दी जाती है। चांदी की कलई इसलिए चढ़ाई जाती है ताकि प्रकाश को परावर्तित कर सके, दूसरा धातु का नहीं काम करेगा। चांदी सबसे अच्छा प्रकाश को परावर्तित करता है, इसलिए चांदी की कलई चढ़ाते हैं। और उसके ऊपर एक पेंट चढ़ा दी जाती है गहरे रंग की। गहरे रंग का पेंट चढ़ाने का रीजन ये है कि चांदी की कलई खराब ना हो, मेन पर्पस यही है। तो सबसे पहला नंबर है कि समतल दर्पण किस प्रकार बनाया जाता है। तो सर्वप्रथम एक चिकनी कांच की समतल प्लेट को लेकर उसकी एक सतह पर चांदी की कलई, जिसको हम लोग विज्ञान के भाषा में रजतीत कहते हैं, कर दी जाती है, तथा एक गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है, जिससे कांच समतल दर्पण में परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण में पेंट इसलिए किया जाता है ताकि चांदी की कलई खराब ना हो।
चांदी की जो कलई है वो खराब ना हो, इसीलिए हम लोग पेंट करते हैं। अब समतल दर्पण में कुछ किरण का नियम है। तो समतल दर्पण में कोई भी किरण आएगी वो नियम के हिसाब से चलेगा। तो पहला नंबर नियम कहता है कि समतल दर्पण को हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखिए समतल दर्पण इस प्रकार से बनाया जाता है। एक लाइन खींच दीजिए और इस पे से तिरछा तिरछा लाइन लगा देते, समतल दर्पण कहते हैं। कोई भी किरण लंबवत आ रही है, एकदम सीधा आ रही है, इस पे 90 डिग्री कोण बना के आ रही है, तो 90 डिग्री कोण बना कहीं कहाँ होगी, परावर्तित होगी। पहला नंबर नियम क्या कहता है कि समतल दर्पण जो है, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है हमारा, कोई भी किरण लंबवत आई, 90 डिग्री कोण बनाते हुए आई, तो अब ये किरण क्या होगी कि जब टकरा करके वापस जाएगी तो इस इधर से मतलब कि वापस उसी पथ से, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। आप इसको समझने के लिए घर पे क्या कर सकते हैं कि आप एक दर्पण ले लीजिए, दर्पण पे एक टॉर्च जलाइए और टॉर्च एकदम बिल्कुल सीधा रखिए उसमें। अब जैसे देखिए टॉर्च का फोकस दर्पण पे जाएगा और टकराने के बाद उसका जो लाइट है वो फिर वापस टॉर्च पे ही आएगा। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा नंबर नियम कहता है कि समतल दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है कि इस तरह से अगर समतल दर्पण बना हुआ है और ये हमारा है अभिलंब, पिछली वीडियो में हम इसको समझाए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप पिछली वीडियो को देखिए, फिर आप इसको समझिए। तो यहां से कोई किरण कोई कोण बनाते हुए आई, तो जितना कोण बनाते हुए वो आएगी, जितना कोण बनाई है, मान ली कि ये कोण कुछ भी रहा होगा, आई जितना भी है उतना ही कोण बनाते हुए ये परावर्तित भी हो जाएगी, इधर से आर बनाते हुए जाएगी। अगर ये एंगल 30 डिग्री का होगा, आपतन कोण अगर 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण 45 का है तो परावर्तन 45 का होगा। जितना कोण बनाते हुए, जितना कोण बना रही है, देखिए इसको बोलेंगे आपतित किरण, ये अभिलंब है। जितना अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, परावर्तित किरण भी उतना ही अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए वापस जाएगी। यही इसका रूल है। इसमें दो ही रूल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, इसकी व्याख्या को हम लोग देख लेते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बन कैसे रहा है। तो देखिए ये एक हमारा समतल दर्पण है एमएन, ये समतल दर्पण है। कोई किरण यहां से आ रही है, तो देखिए पहला किरण यहां से आई है इस तरह से। इसकी व्याख्या है बिंदु ओ से, तो यहां पर आप ओ मान लीजिए इसको और इसको ए मान लीजिए कुछ देर के लिए। बिंदु ओ से प्रकाश की एक किरण चलकर समतल दर्पण पर बिंदु ए पर आपतित होती है। इस बिंदु पर आपतित होती है, आ गई किरण। परावर्तन के बाद आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के आधार पर परावर्तित होती है। यानी जितना आपतन कोण था उतना ही परावर्तन कोण उसी के आधार पर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो ये अभिलंब है, ये वाला अभिलंब है। जितना कोण बनाते हुए आई है उतना ही कोण बनाते हुए वो परावर्तित भी होगी। तो देखिए ये किरण इधर की ओर चली जाएगी, परावर्तित हो रही है। जितना कोण बनाते हुए आई थी उतना ही कोण बनाते हुए यहां से ये परावर्तित हो रही है। पहला नंबर हो गया। फिर आगे है कि एक दूसरी प्रकाश की किरण ओ से चलकर दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक दूसरी किरण है जो प्रकाश जो वस्तु से चली है ओ से और दर्पण पर लंबवत आपतित हुई है और परावर्तन होने के बाद इसी पथ से वापस लौट रही है। अब आगे लिखा है लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे एक बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु यहाँ पर आई है, यहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। कोई आदमी अगर यहाँ खड़ा हो तो उसको क्या दिखाई देगा कि ये जो किरण जो जा रही है ये इस बिंदु से आ रही है, ये लगेगा कि इस बिंदु से आ रही है। और अगर जो यहाँ पर कोई अगर आदमी खड़ा हो तो उसको क्या दिखाई देगा कि ये जो किरण है यहां से इस तरह से आ रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें, दोनों परावर्तित किरण पर ध्यान देना है आपको। ये परावर्तित किरण है और एक परावर्तित किरण ये है। ये दोनों परावर्तित किरणें, ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, ये वाला किरण और ये वाला परावर्तित किरण, इनको पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिलती है। तो ये लग रहा है कि यहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे एक बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है, यही इसका प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसको हम समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दर्पण बना लेते हैं इसमें। तो ये हमारा दर्पण है,
एक बिंदु है, मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु है, यहां से प्रकाश की एक किरण इस प्रकार से जाएगी, आपतित हो गई। आपतित किरण अब यहां पर अभिलंब होना चाहिए था, तो अभिलंब के लिए हम इसमें दूसरा कलर ले लेते हैं। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। अब ये किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। परावर्तित होगी तो इस प्रकार से जितना कोण बनाते हुए आई है, जितना कोण बनाते हुए आई है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। ये आई था और ये हो जाएगा हमारा आर। जितना कोण बनाते हुए आई है उतना ही परावर्तित होगी। एक दूसरी किरण यहां से मान लीजिए लंबवत आती है, इस तरह से लंबवत यहां पर आई, तो लंबवत आने वाली कोई भी किरण परावर्तन के बाद वापस क्या होगी, उसी पथ से लौट जाएगी। वापस क्या होगी, उसी पथ से लौट जाएगी। तो ये इसी पथ से वापस लौट रही है। आप देखिए कि दो किरण हम लोग लिए हैं, व्यवहार में दो किरण का उपयोग किया जाता है। ये पहला किरण इस तरह से गई और वापस आई, इस तरफ की ओर, इस तरफ की तरफ जा रही है। तो हमको तो यही लगेगा ना कि ये जो किरण है इस प्रकार से पीछे से आ रही होगी। यहाँ पर ये किरण लगेगा कि ये किरण पीछे यहाँ पर से आ रही है और ये दोनों किरण यहाँ इस बिंदु पर मिल जाएगी। तो जितना बड़ा यहां से देखिए आदमी, जितना बड़ा यहां से आदमी होगा, और इस लाइन को थोड़ा सा हम और बढ़ा दें इधर की तरफ, तो जितना बड़ा वहां पर आदमी है उतना ही बड़ा यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु रखी जाएगी उतना ही बड़ा यहां प्रतिबिंब बनेगा। सेम साइज का आप देखेंगे, ये सीधा अगर है तो ये भी क्या होगा, सीधा ही होगा। तो ये कैसे हुआ, एक किरण आई, जितना कोण बनाते हुए आई है उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हुई। एक दूसरी किरण लंबवत गई और परावर्तन के बाद उसी पथ से वापस लौट गई। तो ये किरण लग रही है कि ऐसे आ रही है, ये लग रहा है कि इधर से आ रही है। ये दोनों परावर्तित किरण जो है, ये वाला किरण है और एक ये वाला है, ये लग रहा है कि एक ही बिंदु से आ रही है। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा और यह प्रतिबिंब जो है आभासी होगा। आभासी इसलिए होगा कि दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी होगा। आभासी जो प्रतिबिंब होता है वह सीधा बनता है, तो सीधा बनता है। अब देखिए पर्दे पर प्राप्त करने की जब बात आती है तो इस दर्पण और आदमी के बीच में यहाँ पर्दा लगाइए तो छिप जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा। इधर पर्दा लगाइए तो कुछ मतलब फायदा ही नहीं है उसका। तो इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के मुख्य विशेषताएं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब होता कैसा है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला नंबर है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी होता है। जैसे समतल दर्पण कोई भी है उसमें अगर आप चेहरा देखते हैं तो आपका आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है, वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक होगा तो उल्टा हो जाएगा। आप जो अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो सीधा ही दिखाई देता है, सिर आपका ऊपर है, पैर नीचे रहता है, तो ये सीधा दिखाई देता है। सीधा हमेशा आभासी बनता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा दिखाई देगा, उल्टा होता ही नहीं है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगर कोई समतल दर्पण है, जितना बड़ा आपका चेहरा होगा उतना ही बड़ा उस चेहरा उसमें दिखाई देगा, उसमें आकार छोटा बड़ा नहीं होता है। समतल दर्पण में जितना बड़ा है उतना ही बड़ा आपको दिखाई देगा। चौथा नंबर पॉइंट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से वस्तु आगे रहता है। जैसे मान लीजिए कोई समतल दर्पण है इस तरह से, तो यहां पर अगर कोई प्रतिबिंब हम बनाएंगे, कोई वस्तु रहेगा, तो दर्पण के ठीक पीछे उतना ही दूरी पर हमको यह प्रतिबिंब दिखाई देगा। अगर मान ली कि यहां से अगर ये 4 मीटर की दूरी पर है तो यहां से भी यह 4 मीटर की दूरी पर ही दिखाई देगा। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि समतल दर्पण, आप समझिएगा कि दर्पण हमारा समतल है, ये समतल दर्पण, ये वस्तु है और ये हमारा प्रतिबिंब है। तो आप समझिएगा ध्यान से, समतल दर्पण में वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि समतल दर्पण में कोई वस्तु रखी है, वह दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी। तो अभी देखिए कि वस्तु से समतल दर्पण के बीच की दूरी 4 मीटर है, यहां से प्रतिबिंब भी बनेगा 4 मीटर की दूरी पर, तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8 मीटर हो जाएगी, डबल हो जाती है। अगर वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ ली जाएगी तो वो डबल हो जाएगा। दर्पण जितना, दर्पण के जितना आगे है उतना ही दर्पण में पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। पॉइंट नंबर 5 है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से परिवर्तित होता है। इसका मतलब होता है, पार्श्विक रूप से परिवर्तित होने का मतलब है
कि आप किसी आईने पे अपने आप को खड़ा कर लीजिए, अपने आईना के आगे खड़ा हो जाइए। अब आप अपना दाहिना कान इसे खींचिएगा तो उसमें उसका बायां कान खींचता हुआ दिखाई देगा। सामने बिल्कुल जैसे अभी हम खड़ा है आपके सामने बिल्कुल वैसे दिखाई देता है। अगर हम यहाँ से दाहिना कान खींच रहे हैं, आप इधर का भी कान खींचे तो आपके हिसाब से वो बायां हो जाएगा। अगर हम इधर का बायां कान अगर खींच रहे हैं तो आप अपना जो है अपना देखिएगा तो आपका दाहिना कान खींचाएगा, यानी कि है तो सीधा, लेकिन बायां वाला भाग दाहिनी तरफ हो गया है और दाहिनी तरफ वाला भाग बाएं तरफ हो गया है। इसको बोलेंगे हम पार्श्व परिवर्तन। जैसे कोई एक लड़का है, इसके हाथ में इसमें लड्डू है, तो ये दर्पण है, इस दर्पण में अगर कोई देखेगा ये लड़का तो इस प्रकार से दिखाई देगा। जो लड्डू होगा इस हाथ में आ जाएगा, ठीक है, उलट जाएगा। जैसे आप अगर बी लिखिएगा दर्पण में और दर्पण में इसको देखिएगा तो बी इस तरह से उल्टा दिखाई देगा, यानी कि इस लाइन के जो दाहिने पट्टी है, देखिए ये लाइन है हमारा, इस लाइन के राइट साइड में दाहिने पट्टी जो है दर्पण में उस लाइन के बाईं तरफ आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। इसीलिए आप एक गाड़ी होता है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पर आगे आप देखिएगा उल्टा में लिखा रहता है। उसका मेन रीजन यही होता है कि जब कोई गाड़ी वाला वाहन में अपना जो शीशा लगा होता है जिसको उत्तल दर्पण कहते हैं, उसमें वो देखेगा तो उसको सीधा दिखाई देगा एम्बुलेंस, इसीलिए उसको उल्टा लिखा जाता है, पार्श्विक रूप से उल्टा लिखा जाता है, पार्श्व परिवर्तित लिखा जाता है। जैसे सी अगर आप लिखिएगा दर्पण में तो सी आपको जो है इस प्रकार से ना दिखाई देगा, सी इस प्रकार से दिखाई देगा, उलट जाएगा। इधर देखिए मुंह दाहिने तरफ खुला है, इसका मुंह बाईं तरफ खुल जाएगा, सी उल्टा हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। फिर आगे है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया सकता है। अब क्वेश्चन आएगा कि पार्श्व परिवर्तन क्या है। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु को देखने पर वस्तु का दायां भाग जो राइट साइड में है प्रतिबिंब के बाएं भाग तथा वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब के दाएं भाग के समान होता है, तो इसी घटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आप आईना में देखिएगा, आप अगर यहाँ पर दाहिना कान खींचिएगा तो आईना में जो खड़ा आदमी है वो बायां खींचेगा। इसी घटना को हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर नोट बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि यदि समतल दर्पण से x मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 2x मीटर होगी। अभी आपको समझाए थे 4 मीटर पर। मान लीजिए कि वस्तु यहां पर रखा हुआ है, तो यहां से अगर वस्तु की दूरी 4 मीटर है तो यहां प्रतिबिंब जो बनेगा, ये प्रतिबिंब जो होगा, ये प्रतिबिंब भी 4 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगर इसको हम x मानते हैं तो हम आपसे पूछे कि वस्तु, ये वस्तु है हमारा और ये है हमारा प्रतिबिंब। आप समझिएगा इसको कि जो वस्तु है वो 4 मीटर की दूरी पर है। वस्तु जो है वो कितनी मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर। किससे है? दर्पण से। दर्पण से 4 है, दर्पण से 4 पीछे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु और प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है वो 4 और 4 8 हो जाएगा। यानी कि अगर x मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, कोई वस्तु अगर x मीटर की दूरी पर रखी गई है तो उसका वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? 2x होगी। वो कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब अगला नोट है कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v मीटर प्रति सेकंड के तेजी से आ रही है, जैसे आप एक समझिए कि आपके घर में बड़ा वाला अगर आईना लगा हो तो आप आईना के सामने खड़े हैं, आप एक डेग बढ़ाइएगा तो आईना में जो खड़ा व्यक्ति है वो भी एक डेग आएगा, यानी कि आप जितना तेजी से बढ़िएगा उतना ही तेजी से आएगा। इसके दो कंडीशन है। पहला नंबर कंडीशन है कि यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु v मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, आप मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहे हैं उसके पास, तो वो भी 10 मीटर प्रति सेकंड रफ्तार से दौड़ते हुए आएगा, तो प्रतिबिंब जो है कितना तेजी से बढ़ेगा? 10 दूनी का 20 के स्पीड से आपके नजदीक आता जाएगा। v मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है तो उसका प्रतिबिंब, आईना में जो आदमी है प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के अकॉर्डिंग, वस्तु और प्रतिबिंब को अगर हम मिलाएंगे तो डबल हो जाएगा, 2v मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से वो आएगा। लेकिन जब दर्पण के सापेक्ष बात करेंगे तो दर्पण के सापेक्ष केवल हम ही दौड़ रहे हैं या दर्पण के सापेक्ष मेरा प्रतिबिंब दौड़ रहा है, तो दर्पण से तुलना कीजिएगा तो जो वेग आदमी का है वही दर्पण के सापेक्ष रहेगा। लेकिन जब प्रतिबिंब से आप कीजिएगा
तो डबल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना है कि आप आईना के सामने खड़ा हो जाइए, आप एक डेग नजदीक आइए तो वो भी एक डेग नजदीक आएगा, तो एक डेग और एक डेग क्या जाएगा, दो डेग, मतलब कि कम होगा स्पीड उतना ही होगा, दो डेग घट जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि कोई आप तेजी से उंगली ले जाइए आईना के पास, देखिए उधर भी उतना ही तेजी से लेके आएगा, तो दोनों का स्पीड जो है जुट जाएगा। विपरीत दिशा से कोई भी चीज आती है तो वो जुटती है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में कि कोई गाड़ी अगर इधर 40 की रफ्तार से जा रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, अब कोई गाड़ी इधर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही है, तो जो सापेक्ष चाल होता है ना, वो होता है दोनों को जोड़ दी जाती है, 40 प्लस 50 कर दी जाती है, 40 से 50 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो उस टाइम पे हम लोग चाल को घटाते हैं। आप चोर सिपाही वाला पढ़े होंगे, चाहे मान लीजिए कि आपके पापा कहीं से आ रहे हैं स्टेशन पर से और आप घर से जा रहे हैं, दोनों को मिल करके जाएंगे तो जल्दी आएगा, दूरी जल्दी तय कीजिएगा, तो टाइम कम लगेगा तो चाल ज्यादा होगा, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो चाल कम होगा। यही से छोटा सा लॉजिक है। आगे है कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। कोई भी आदमी है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आदमी है, समतल दर्पण मान लीजिए कि यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर इसका अध्यय बनाते हैं हम, मान लीजिए कि आधा हाइट का है, तो आदमी का आंख तो यहाँ है, आंख से एक किरण यहाँ पे जाएगी तो अपना प्रतिबिंब देख लेगा, एक आंख से यहाँ पर किरण जाएगा इस तरह से, यहां से जाएगा तो वापस ऐसे जाएगा, किरण लौटेगा। आप तो पढ़े हैं, फिर से इसको समझते हैं। जैसे एक आदमी यहां पर खड़ा है, मान लीजिए कि आदमी जनरली 5 फीट का होता है, तो 5 फीट का एक आदमी है यहाँ पर, ये 5 फीट का आदमी है। अब दर्पण यहाँ पर है तो दर्पण हम ले लेते हैं कितना फीट का, तो दर्पण हम ले लेते हैं 2.5 फीट का, ये 2.5 फीट का इसका आधा है। तो आंख आदमी का तो यहीं पे है, देखिए आंख यहाँ पर होगा, यहाँ पर आंख आदमी का है, तो आंख से एक किरण जाएगी सीधा, तो सीधा जाएगा तो इसको चेहरा दिखाई देगा। अब एक दूसरी किरण जो है इस वाला पार्ट पे जाएगा और टकराने के बाद इधर से क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, जितना कोण से आपतित होगी उतना ही कोण से परावर्तित होगी। तो यहां से अगर इतना पे आधा भी रहेगा तो आधा से तो परावर्तित हो ही जाएगी किरण, तो इसका पूरा आदमी का चित्र दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा और यहाँ दिखाई देगा, देखिए यहाँ से दिखाई देगा, यहाँ पर आदमी का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देगा, पूरा प्रतिबिंब उसको दिखाई देने लगेगा। यदि समतल दर्पण में थीटा डिग्री के कोण पर दो झुके कोण पर झुके हों, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हुए हों, एक समतल दर्पण इसे रख लीजिए, एक समतल दर्पण इस तरह से झुका देंगे, इसके बीच में कोण थीटा है, ये समतल दर्पण है, इस तरह से दो को समतल दर्पण को हम झुका दिए और बीच में हम एक वस्तु को रख दिए, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा, जो वस्तु हम रख दिए बीच में, इस वस्तु का प्रतिबिंब कितना संख्या बन सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपको कि 360 बटा में थीटा माइनस 1। मान लीजिए कि इसके बीच का एंगल अगर 40 डिग्री है, ठीक है, तो 360 में आप 40 से भाग कीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा 1, इससे कट जाएगा 9 बार में, 9 से 1 जाएगा 8, यानी कि अगर यहां पर 40 डिग्री का एंगल रखा गया है तो उसके बीच में 8 को प्रतिबिंब बनेगा, इन दोनों दर्पण में 8 को दिखाई देगा। आप जाते होंगे सैलून में बाल दाढ़ी बनवाने, तो वहां देखते होंगे कि आपको पीछे बहुत सारा चीज दिखाई देता है, एक दर्पण आगे रहता है, एक दर्पण पीछे रहता है। आप देखते हो कि दर्पण के अंदर दर्पण, दर्पण के अंदर दर्पण और उसके अंदर आपका प्रतिबिंब, और बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आपको दिखाई देते रहता है। तो उसका रीजन यही है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कोई अगर कौन दर्पण है और उसके बीच में कितना प्रतिबिंब दिखाई देगा, अगर एंगल कुछ दे दिया जाए तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो हम लोग सैलून में जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक दीवार पर इधर जैसे दर्पण लगा हुआ है, एक इधर दर्पण लग गया है और एक दर्पण इधर लगा हुआ है, और इसके बीच में आदमी यहाँ बैठ करके, यहाँ पर कुर्सी रहता है, कुर्सी पर बैठ करके बाल बनवा रहा है यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं कि इसमें भी चेहरा दिखाई देगा और आप देखिए तो इस पीछे वाला ऐनक में भी दिखाई देगा। तो इस तरह से मल्टीपल टाइम्स दिखाई देता है। तो ये दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए, दोनों क्या हो गए, समांतर। तो समांतर जब होगा ना तो समांतर में अनंत बनता है। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे गए हो, एकदम बिल्कुल समांतर रखा गया, एकदम कोई एंगल चेंज नहीं है, तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। आप गिन नहीं सकते हैं कि कितनी बार बनेगा, जितना बार आपको दिखाई देते जाएगा उतना बार तक अंदर तक उसमें प्रतिबिंब बना रहता है, तो उसकी संख्या अनंत मानी जाती है, अनंत होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है देखते हैं।
गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह परावर्तक सतह होती है, अर्थात उसकी एक सतह पर चांदी की कलाई यानी रचित कर दी जाती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे अभी तक हम लोग समतल दर्पण बनाना सीख गए थे कि कैसे समतल दर्पण बनाते हैं। अब मान लीजिए कि समतल दर्पण ना लेकर के एक गोलाकार हम कांच ले लेते हैं। इस तरह से गोलाकार हम कांच ले लिए, एक गोलाकार कांच ले लिए। गोलाकार कांच को हम बीच से क्या किए कि इस तरह से काट दिए। तो इस तरह से काटने पे क्या हो गया कि हमारा इस तरह से कांच बन गया इस तरह से। अब इसको बोला जाए कि रंगना है, तो रंगने के लिए दो तरीके हैं। एक आदमी क्या करेगा कि इसके बाहर से पॉलिश कर देगा, बाहर से इस तरह से चांदी कलई कर दिया गया, तो अब यहां अंदर से दिखाई देगा। अब कोई आदमी क्या किया है कि अंदर से रंग देगा, ये अंदर वाला भाग से रंग देगा। देखिए अंदर से रंगा है तो इधर से तो पेंट दिखाई देगा, इधर से वस्तु दिखाई देगा। अगर इधर से रंग है तो इधर वाला जो है, इसको अगर यहां से बांटे तो इधर की ओर देखिए, यहाँ इधर भी देखिएगा, यहां पर जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब इधर दिखाई देगा, इधर से तो केवल पेंट दिखाई देगा। तो गोलीय दर्पण बना कैसे? गोलीय दर्पण को हम एक साइड से रंग सकते हैं, किसी भी चीज को दो तरह से रंग सकते हैं। दो सरफेस होता है, मान लीजिए कि एक चौड़ी सतह है तो उसका हम दो सरफेस होगा, जैसे समतल दर्पण में था। गोलीय दर्पण में क्या होगा कि एक बाहरी वाला भाग से रंग सकते हैं, एक अंदर वाला भाग से रंग सकते हैं। तो रंगने पर यह क्या होता है कि ये दर्पण की तरह बिहेव करेगा और दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो इसको हम बारीकी से समझेंगे हम लोग। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह परावर्तक सतह, एक सतह क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। ये लाइट को परावर्तित करेगा, उसमें फोटो दिखाई देगा, और दूसरी सतह पर चांदी की कलई कर दी जाती है, अर्थात उसकी एक सतह पर चांदी की कलई रचित कर दी जाती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण देखिए कितने प्रकार के होंगे। एक बाहर से कोई रंग दिया, एक अंदर से कोई रंग दिया। ये है बाहर से रंगा हुआ है, ये अंदर से रंग दिया गया है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं, अवतल और उत्तल। तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं अवतल, अवतल अवतल, इसको बोलते हैं उत्तल। आप अगर ध्यान समझिए तो आपके घर में एक चम्मच होगा, चम्मच से आप लोग कुछ खाते हैं, तो जिस भाग से हम लोग कुछ चम्मच से निकालते हैं वो गहरा वाला भाग को हम कहते हैं अवतल, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं उत्तल। आप ऐसे समझ लीजिए कि अवतल, जैसे मेरा हाथ का आकार देखिए, यहाँ पर गबड़ा है, इसमें गढ़ा हुआ गड्ढा है, तो इसको हम बोलेंगे अवतल, और इस साइड वाला भाग को हम बोलेंगे उत्तल। उत्तल का मतलब आप एक देहाती भाषा में समझते हैं कि जो बाहर की तरफ उभरा हुआ यानी फेंकले हो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल। और धंसा हुआ भाग को हम कहेंगे अवतल, धंसा हुआ भाग को हम कहेंगे अवतल। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अभी हम लोग पढ़े थे कि एक दर्पण अगर हम एक गोला ले लेते हैं इस तरह से, और गोला को अगर हम बीच से अगर हम इस तरह से काट दें इस तरह से, तो काटने के बाद दो भाग बन जाएगा। एक को बाहर से कोई रंग देगा इस तरह से कोई आदमी, और एक को रंग देगा अंदर से रंग देगा इस तरह से। तो ये दो प्रकार की चीजें हो गई। इसका जो देखिए उभरा हुआ भाग, इसका इसमें कौन सा दिखाई देगा? जो गबड़ा है इसी में फोटो दिखाई देगा। तो ये जो गबड़ा वाला जो भाग है जिसका धंसल है इसका नाम होता है अवतल, और जो बाहर की तरफ जो फेंका हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, इसको हम बोलते हैं उत्तल। आई दर्पण लगा दीजिए इसमें, अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण, इस तरह से होगा। तो उत्तल, ये अवतल दर्पण का क्या परिभाषा आप दीजिएगा? इसको अगर बोलना होगा तो क्या बोलिएगा? इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है। ये तो एक खोखला गोला का भाग है, तो अवतल दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह, देखिए ये जो अंदर का जो पार्ट है, ये अंदर वाला जो पार्ट है ये परावर्तक सतह है। बाहर से इधर से देखने, इधर से अगर कोई देखता है तो खाली पेंट दिखाई देगा, इधर से जो अंदर से है, अंदर से परावर्तक सतह हो, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि चांदी की जो कलई किए हैं वो बाहर से किया गया हो। जो चांदी की कलई हो कहां से की गई है? बाहर से की गई है, तो इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। यही परिभाषा हो जाएगी। अवतल दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ हो। देखिए इसका परावर्तक जो सतह है ये अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ परावर्तक सतह है। चांदी की कलई कहां से की है? इसमें पेंटिंग कहां से किया गया है? तो बाहर से की गई। इस तरह से डॉट डॉट कहां लगाए हैं? बाहर से लगाए हैं। तो रजतीत जो है वो बाहर से की गई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इसका ठीक होता है उल्टा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का क्या परिभाषा देंगे कि उत्तल दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ हो, अर्थात चांदी की कलई कहां से की गई? अंदर से की गई है। अब इसका परावर्तक सतह देखिए, तो बाहर वाला भाग जो ये है परावर्तक सतह है, इधर वाला साइड परावर्तक सतह है। इधर से हम लोग क्या किए हैं? पेंट किए हैं। तो पेंट वाला जो है कहां की तरफ है? अंदर की तरफ है।
तो चांदी की कलई जो है वो अंदर से की गई हो, क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। आप इसको चिन्ह जाइए, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल। कैसे पहचानेंगे? गबड़ा भाग देखिए, गबड़ा वाला भाग जो ई वाला भाग है ये हमारा गबड़ा है, तो ये अवतल हो गया। जो बाहर की तरफ इस तरह से फेंका हुआ भाग है, उभरा हुआ भाग है, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तल। तो ये उभरा हुआ भाग है तो उत्तल हो गया, ये क्या हो गया? अवतल। जनरली सामान्यतः हम लोग दर्पण को जब भी दिखाते हैं तो परावर्तन जो होता है ना वो लेफ्ट साइड में रखते हैं, परावर्तक सतह को लेफ्ट साइड में रखते हैं। देखिए ये परावर्तक सतह हो गया, देखिए ये परावर्तक सतह इधर हो गया, लेफ्ट साइड में रखेंगे। इधर जो डॉट डॉट जो डॉट डॉट लगा हुआ है ये चांदी की कलई है, उसको हम लोग दाहिने तरफ रखते हैं। ये तो आपको हम समझाने के लिए बताए थे कि इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग फिजिक्स में काम करेंगे कोई उसको हम समझना होगा तो फिजिक्स का ये रूल है, फिजिक्स रूल पे चलता है। तो रूल में कहता है कि आपको जो परावर्तक जो सतह है उसको आप रखिए दाहिनी तरफ रखिए, सॉरी चांदी कलई को दाहिनी तरफ रखिए, परावर्तक सतह को आप लेफ्ट साइड में रखिए, हमेशा बाईं तरफ रखिए। तो अगर हम इसको हम चेंज यहाँ पर देखिए कि ये हमारा दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो जाएगा और ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। और ये जो लिखा हुआ है चांदी की कलई है, रंजित किया हुआ है, तो ये पार्ट जो डॉट डॉट लगाया हुआ है चांदी की कलई है। तो इस तरह से आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ गए। अब इसमें हम समझते हैं कि इसका ध्रुव क्या होता है और इसके पार्ट्स समझते हैं। तो कोई भी दर्पण है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, ये देखिए ये कौन सा दर्पण है? तो इस तरह से अगर हम आप खींच देंगे इस तरह से, इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और अगर हम इस तरह से बना लें और इधर से इस तरह से कर दे तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब आप समझिएगा, ये जो पूरा लेंथ है दर्पण का, इसका बीच में तो कहीं ना कहीं पॉइंट होगा ना, कोई देखो बीच में कोई बिंदु होगा यहाँ पर, कि कोई ना बीच में बिंदु होगा। ये दर्पण है, इसका पूरा पूरा बीचों बीच कहीं बिंदु होगा। इसी मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसी मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। और इसको सूचित किससे कहते हैं? हम लोग पी से कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का अक्षर होता है POLE, पोल। पोल माने ध्रुव, POLE पोल माने ध्रुव होता है। तो इसको हम सूचित किससे करेंगे? तो बड़की पी से करेंगे। ध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो गोलीय दर्पण के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का मध्य भाग हो गया, ये मध्य भाग को हम क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। और ध्रुव को किससे सूचित करेंगे हम लोग? ध्रुव को बड़की पी से सूचित करते हैं। काहे करेंगे? कि अंग्रेजी में नाम होता है पोल, अब पोल का मतलब पहला अक्षर होता है पी, इसलिए उसको हम ध्रुव कहेंगे, ध्रुव को पी से सूचित करेंगे। अब दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो देखिए ये दर्पण है, अब यहां से लेकर के यहां तक चौड़ा है ना, इतना यहां से लेकर के यहां तक इतना चौड़ा है ना, ये जो चौड़ाई जो लेंथ है ना, इसी लेंथवा को हम पूरा चौड़ा जो लेंथ है, इस लेंथ को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ये भी समझ में आ गया आपको। दर्पण के ऊर्ध्वाधर व्यास, ये दर्पण है, इसका व्यास होगा ना यहां से यहां तक, है व्यास किसे कहते हैं? तब परिधि से परिधि तक के जो दूरी होता है, जो केंद्र से गुजरती है, उसे व्यास कहते हैं। लेकिन यहां पर तो केंद्र होगा ही नहीं इसमें, तो जो चौड़ाई होगी इसको ऊर्ध्वाधर व्यास को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के उस भाग, दर्पण के उसे भाग का व्यास, उस भाग का व्यास जिसका प्रकाश परावर्तित होता है, जिससे प्रकाश परावर्तित होता है, दर्पण का द्वारक कहता है। अब प्रकाश किससे परावर्तित होगा? प्रकाश कहां से परावर्तित होगा? यहां से लेकर के यहां तक प्रकाश परावर्तित होगा। इसका प्रकाश कहां से परावर्तित होगा? यहां से लेकर के इधर से पूरा होते हुए यहां तक प्रकाश परावर्तित करेगा ही। तो जहां तक के प्रकाश को परावर्तित करता है ना, उसको हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। और जिस दर्पण का द्वारक बढ़िया होगा वो उतना ही बढ़िया फोटो दिखाएगा, गोलीय दर्पण में खास करके। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताइए कि ये जो दर्पण बना होगा ये कहीं ना कहीं गोला का बना होगा, ये कहीं ना कहीं से पूरा इस तरह से गोल होगा। तो गोल होगा तो गोल में कहीं केंद्र भी होगा इसका। ये भी दर्पण क्या होगा? इस तरह से पूरा गोल होगा और गोल में कहीं ना कहीं बीच में वो केंद्र होगा। तो इस दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, ये दर्पण जो बना है किसी न किसी खोखले गोला का भाग बना है। जिस खोखले गोले का एक भाग है उसके केंद्र को, इसके केंद्र को, इसके केंद्र है ये, केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर। और सेंटर का बड़की अक्षर पहला का सी है, तो इसको हम सी से सूचित करेंगे, केंद्र हो गया। तो केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और वो पूरा गोल नहीं है, पूरा गोल रहता तो केंद्र कहते हैं, लेकिन केंद्र है लेकिन टेढ़ा है, पूरा मतलब गोल नहीं है, इसीलिए वो वक्र है,
तिरछा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। तो ये वक्र है और ये केंद्र है, तो इसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। इस वक्रता, ये जो वक्र है रेखा, इधर भी है वक्र है, इस वक्र के वक्रता जो गोला बना होगा, उस गोला का कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो इसी के केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसके केंद्र को हम दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब केंद्र को हम किससे सूचित करते हैं, सेंटर, CENTR सेंटर होता है, तो सेंटर का स्पेलिंग होता है C से, तो हम इसको बड़की सी सूचित, वक्रता केंद्र को बड़की सी से सूचित करते हैं। ये छोटकी सी नहीं है, बड़की सी है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आगे है वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे। तो देखिए एक बार फिर से बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये दर्पण हो जाएगा, एक दर्पण इधर, यहां पर वक्रता केंद्र हो गया हम लोग का, ये वक्रता केंद्र इधर हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये भी हमारा ध्रुव हो गया। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो बताइए कि जब केंद्र होगा तो त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र से परिधि तक के न्यूनतम लंबाई को हम त्रिज्या कहते हैं। ये केंद्र हो गया, ये वक्रता हो गया, इसके बीच के न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चूंकि हम लोग मैथ में त्रिज्या को आर सूचित करते हैं, छोटकी आर, लेकिन हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इसलिए इसको में हम बड़की आर से सूचित करते हैं। यानी कि परिधि केंद्र, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। चाहे आप इसी तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ये भी आप दे सकते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। अब बात समझिए प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या होगा, तो प्रधान अक्ष के लिए दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, देखिए ये रेखा यहीं तक अगर रहेगा तो वक्रता त्रिज्या रहेगा। अगर ये रेखा C से लेकर के P तक है तो इसको सिर्फ नाम रहेगा वक्रता त्रिज्या। यहाँ P से C तक है तो नाम होगा वक्रता त्रिज्या। लेकिन इसी रेखा को इसे बढ़ा करके आगे में कर देंगे, इधर की ओर बढ़ा देंगे, इधर की ओर, इसको अब वक्रता त्रिज्या नहीं बोलेंगे, क्योंकि त्रिज्या का बाउंड्री यहां से लेकर के यहीं तक है। अब ये रेखा आगे की ओर बढ़ गई है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। इसका एक और नाम है, इसको मुख्य अक्ष भी कहते हैं। प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए, एक ही बात है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष हो जाएगा या मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको कि जब तक ध्रुव से वक्रता केंद्र तक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी है, तब तक उसको हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। लेकिन जैसे ही इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो इसका नाम हो जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको दोनों नाम में से किसी भी आप नाम को लेकर चलिएगा, दोनों नाम जनरली सामान्यता आता ही है। प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए। यहाँ ध्रुव से C तक है तो त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। लेकिन ये आगे की ओर निकल जाएगा तब इसको हम बोलेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे हम। अब आगे है फोकस या नाभ्यांतर किसे कहते हैं। फोकस या नाभ्यांतर, बहुत जगह नाम इसका फोकस आता है, बहुत जगह नाभ्यांतर हिंदी में नाम दे दिया जाता है, अंग्रेजी नाम है फोकस। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, देखिए गोलीय दर्पण है, ये हमारा गोलीय दर्पण है। यहाँ पर हम सब समझा दिए हैं, ये हमारा ध्रुव है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, वक्रता केंद्र है। तो अभी हमको पढ़ना है कि फोकस है तो कैसे है, क्यों फोकस हुआ, इसका नाम फोकस क्यों रखा गया। तो कारण क्या है कि चाहे इस दर्पण लीजिए चाहे अवतल लीजिए, कोई भी प्रधान अक्ष है, ये हमारा ये लाइन क्या है, प्रधान अक्ष हो गया। ये जो लाइन है हमारा ये वाला, ये लाइन हमारा प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर अगर आप इस तरह से कोई लाइन ले जाते हैं, इस लाइन के इस लाइन के समांतर होना चाहिए। समांतर रेखाएं वे होती हैं जिन्हें आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी मिलती नहीं है। तो जैसे ही इसको हम ले जाते हैं आगे की तरफ, तो ये प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण है वो दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु से गुजरती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। लेकिन इस वाले में क्या होगा कि जब हम प्रधान अक्ष समांतर ले आएंगे इस तरह से, तो समांतर लाएंगे तो ये क्या होगा कि ये परावर्तित इधर तक आएगा नहीं, ये परावर्तित इधर की तरफ हो जाएगा।
लेकिन हमको लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि ये जो किरण है, यहाँ पर कोई अगर आदमी खड़ा होकर देखे तो उसको लगे कि ये किरण इधर की ओर जा रही है, इस तरह से जा रही है, आ रही है, यहां से लगे कि आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम फोकस या नाभ्यांतर कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, देखिए गोलीय दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण है। अगर एक और किरण इधर से आप ले जाइएगा समांतर, तो ये भी इधर की ओर इसे मुड़ जाएगा, तो इसी बिंदु से गुजरेगा, इस बिंदु से। अगर इधर की ओर भी अगर कोई आप किरण लेके आते हैं तो इधर की ओर अगर इसे मुड़ जाएगा इधर की ओर, तो आप देखिए कि इसी बिंदु से वो आपस आता हुआ नजर आएगा। तो आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन, यहां से परावर्तन हो गया, अक्ष प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु से गुजरती हैं। अब गुजर कौन रहा है, किस दर्पण गुजर रहा है, इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। तो यहां पर है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में गुजर रहा है, लेकिन इसमें आता हुआ प्रतीत हो रहा है या आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतीत किस में हो रही है, उत्तल दर्पण में। प्रतीत किस में हो रही है, उत्तल दर्पण में। उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस की परिभाषा क्या समझे कि किसी प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, यह अवतल दर्पण में होगा, और जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो उत्तल दर्पण में होगा। जिस बिंदु से गुजरती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। दर्पण के फोकस को किससे सूचित करेंगे, एफ से, क्योंकि फोकस का अंग्रेजी होता है FOCUS, और नाम का सब पहला अक्षर लिया जाता है। किसी का भी नाम दिया जाता है तो सबसे पहला अक्षर लिया जाता है। तो फोकस का बड़की एफ ले लेंगे हम। अब फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो देखिए दूरी को मापने के लिए एक सुपरिचित स्थान होता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं, और मूल बिंदु से दूरी नापी जाती है। बड़े बड़े शहरों में 0 माइल होता है। तो 0 माइल क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि दूरी वहीं से नापी जाती है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में जो भी हम लोग मापने की क्रिया करेंगे तो वो मापने की क्रिया हम लोग कहां से करेंगे, तो वो हम लोग करेंगे कहां से, ध्रुव से। मापने की जो भी क्रियाकलाप होगा वो कहां से हम लोग करते हैं, ध्रुव से करते हैं। तो जो मापने का क्रियाकलाप है वो ध्रुव से होगा। यहां से ध्रुव है हमारा, ये ध्रुव है हमारा ये वाला। तो ध्रुव से फोकस के बीच, इस फोकस के बीच की जो दूरी होगी ना, जितनी भी दूरी होगी, इसको हम फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी को हम छोटकी एफ से लिखेंगे, क्योंकि फोकस को तो हम बड़की एफ से लिख चुके हैं। अब फोकस दूरी को हम किससे लिखेंगे, छोटकी एफ से लिखेंगे। ये फोकस दूरी होता है। तो ध्रुव P से फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को छोटकी f से सूचित करते हैं। हमेशा छोटकी f से सूचित किया जाता है। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जितना दूरी यहां से ही होगा, मान लीजिए 10 फीट है, तो ये 5 फीट पर एकदम निश्चित है कि आएगा। वो इसको नापा गया, बाद में प्रयोग हुआ, और हम लोग इसको मैथमेटिक दृष्टि से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा दर्पण हो जाएगा, ये दर्पण है, और ये हमारा प्रधान अक्ष हो जाएगा। ये हमारा ध्रुव हो गया, और ये हो गया हमारा फोकस, और ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। अब हम लोग क्या पढ़े हैं किसमें कि प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें। प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आता है, जैसे यहां से प्रधान अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरणें को ले जा रहे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ये रूल है। अब फोकस से गुजरा है, चूंकि अभिलंब होगा इसमें, तो इसको हम अभिलंब को व्हाइट से कर लेते हैं। ये अभिलंब है, तो अभिलंब जितना कोण बनाते हुए आई होगी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। आई है, ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये रूल है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये होगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी कि अगर इसको हम नाम दे दे, ये ए हो जाएगा, ये बी, और तो इसका हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल जो होगा हमारा ए बी सी, ये बराबर हो जाएगा जो एंगल हमारा है सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। चूंकि हम ये भी जानते हैं कि समांतर रेखा, चूंकि ये भी है कि ए बी जो है
वो समांतर है किसके, पीसी के। जो हमारा ए बी लाइन है वो किसके समांतर है, पीसी या सीपी कह लीजिए इसको, सीपी सीपी। फिर समझिए कि ये लाइन है, यहां से जो है वो लंब होता है, ये लंब होता है, तो जितना कोण बनाते हुए यहाँ पर आई होगी उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। और इसमें क्या होगा कि ये लाइन इस लाइन के समांतर है, यानी कि ए बी बराबर सीपी। और हम पढ़ते हैं कि समांतर जब भी होता है इसमें काटते हैं तो ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। तो आप देखिए कि जेड जब भी बनेगा, जब भी जेड बनेगा ना तो एकांतर कोण होता है। देखिए जेड बन रहा है, एकांतर कोण हो जाएगा। इधर से भी आप बनाइएगा तभी एकांतर कोण हो जाएगा। आप देखिए कि जेड बन रहा है कि नहीं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से आ रहा है और ये आ रहा है, तो यानी कि ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख देंगे कि एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण क्या कहता है कि ये वाला जो कोण होगा हमारा एंगल जो है ए बी सी, ये बराबर हो जाएगा किसके, बी सी एफ के। एंगल बी सी एफ कहिए या बी सी पी कहिए, बी सी पी भी कह सकते हैं, बी सी पी कह दीजिए, बराबर है। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण में आप देखिए कि समीकरण 1 में समीकरण 2 में दोनों का आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी भी, इसीलिए समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंगल सी बी एफ जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल बी सी पी के। अब आप ये दोनों एंगल देखिए कहां पर है, तो सी बी एफ, सी बी एफ ये वाला एंगल है हमारा, ये वाला। फिर देखिए कि बी सी पी कहाँ है, बी सी पी ये वाला एंगल है। आप देखिए कि ये दोनों एंगल किस त्रिभुज में है, तो ये दोनों एंगल एक ही त्रिभुज में है जिसका नाम है बी सी एफ। लिखेंगे कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, ये हम लोग पढ़े हैं। बराबर भुजा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये बात हम लोग पढ़े हैं कि अगर एक त्रिभुज का दो को भुजा, अगर दो को भुजा बराबर होगा तो दो कोण बराबर होगा, अगर दो कोण बराबर है तो दो को भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज इसी के आधार पर बनता है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो इसके सामने का भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सी सी बी एफ, ये सी बी है और एफ है, सी बी एफ इस कोण के सामने वाली भुजा कौन है, हमारा सी एफ है, ये हमारा सी एफ है बराबर। ये हमारा बीसीपी है, बीसीपी इस कोण के सामने की भुजा जो है हमारा ये वाला है, इसका नाम है बीएफ। तो ये हमारा क्या है, बराबर है। अगर दर्पण का द्वारक छोटा है, आप एक समझिएगा, ये लाइन द्वारक छोटा होता है, ई बिंदु काफी नजदीक होता है। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये जो बी है वो पी के काफी नजदीक होगा, बी पी के नजदीक होगा, ठीक है। अगर ये नजदीक होगा तो जितना बीपी होगा उतना पीएफ होगा, जितना हमारा बीएफ होगा, जितना सॉरी यहाँ पर जो बीएफ होगा, जितना बीएफ होगा उतना ही क्या होगा, हमारा पीएफ होगा। तो लिख देंगे कि जितना बीएफ होगा बराबर का होगा पीएफ। इसको समीकरण नंबर आप मान लीजिए 3 और इसको समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 को देखिए, तो समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 में भी बी एफ है, समीकरण 4 में बी एफ है, ये दोनों बराबर, सी एफ पी एफ के बराबर होगा, यानी कि सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। जितना सी एफ हमारा है उतना ही हमारा पी एफ आ गया। तो हम कह सकते हैं कि पी सी, अगर हम पी सी लेके चले तो पी से एफ जाना पड़ेगा हमको पहले, और फिर एफ से सी जाना पड़ेगा, सी एफ लेना पड़ेगा हमको। अब यहां से पी सी बराबर पी एफ तो है ही हमारा, प्लस सी एफ को जो है, इस सी एफ किसके बराबर है, पी एफ का बराबर है, यहां से पी एफ रख लेंगे हम। तो पी सी बराबर हो जाएगा 2pf। चूंकि हम पी सी, पी से सी के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या हमारा क्या जाएगा, आर होगा। और यहाँ पर हमारा जो 2pf है, तो pf को हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, तो ये हमारा 2f हो जाएगा। इसीलिए f बराबर जो r/2 हो जाएगा। तो यही आपको फॉर्मूला है कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बात आपको क्लियर है, आप इसको समझिएगा ध्यान से।
तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम प्रूफ कर लिए हम लोग। ये फॉर्मूला हम लोग का ये प्रूफ हो गया, F बराबर R/2। बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत कोई बड़ी बातें नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। गोली दर्पण से परावर्तन के कुछ नियम और आरेख हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद। आप मन लगा के पढ़ते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।